स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऋजु रेखाएं या उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं। तो शुरू करते हैं ऋजु रेखाएं। ऋजु रेखाएं या उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऋजु रेखाएं क्या होती हैं। एक विवेकशील उत्पादक वही होता है जो अपना उत्पादन उस बिंदु पर करता है या उस बिंदु तक करता है जहां पर या जिस बिंदु पर उसका कुल उत्पादन घटता नहीं है, या अन्य शब्दों में समोत्पाद वक्रों का वह क्षेत्र जहां तक समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के सापेक्ष उत्तल रहते हैं ऋजु रेखाओं का क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जो ऋजु रेखाओं के जो मध्य का क्षेत्र होता है, जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है, उत्पादन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यानी जो दो ऋजु रेखाओं के बीच में जो भी बिंदु या जो भी संयोग स्थापित होते हैं, यदि उत्पादक उन बिंदुओं या उन संयोगों पर उत्पादन कार्य करता है तो उसे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और उसे लाभ होता है। और यदि उन बिंदुओं पर उत्पादन करता है, उन संयोगों पर जिनसे ऋजु रेखाएं स्पर्श होकर जा रही हैं, तो वहां पर उत्पादक को शून्य उत्पादन प्राप्त होगा। और जो संयोग या बिंदु ऋजु रेखाओं के बाहर स्थापित हैं, यदि उन बिंदुओं पर या उन संयोगों पर एक उत्पादक उत्पादन कार्य करने की सोच रहा है तो उसे ऋणात्मक उत्पादन प्राप्त होगा, अर्थात उसे हानि होगी। तो अब इसे हम समझते हैं एक चित्र की सहायता से। मान लीजिए ये हो गया एक्स अक्ष, मूल बिंदु O, और ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर लिया हमने श्रम की इकाइयां और वाई अक्ष पर लिया हमने पूंजी की इकाइयां। ये C और ये D। जो OC है वो पूंजी की स्थिर मात्रा को शो करता है, यानी OC पूंजी की स्थिर मात्रा को सी करता है, और जो पूंजी है उसे CD रेखा द्वारा दिखाया गया है। अब हम बनाते हैं ऋजु रेखाएं। मान लीजिए कि इस बिंदु पर हमने लिया P श्रम और OC पूंजी की स्थिर मात्रा। तो यहां पर एक उत्पादक को 100 के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है इस बिंदु पर। और जब और आगे बढ़कर जब Q बिंदु पर जब हमने श्रम की Q मात्रा ली और पूंजी की OC मात्रा, तो यहाँ पर उत्पादक को 200 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ कि जो उत्पादक है उसने इस S श्रम की इकाई का प्रयोग किया और पूंजी की OC मात्रा का प्रयोग किया। तो इस बिंदु पर उसे 300 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ। अब उसने क्या किया, अब उसे जब उसने
श्रम की T इकाई का प्रयोग किया, OC स्थिर पूंजी के साथ, तो उसे 400 के बराबर उत्पादन उसे प्राप्त हुआ। इसके बाद जब उसने श्रम की इकाइयों का प्रयोग बढ़ाकर श्रम की और इकाइयों का प्रयोग बढ़ाकर यहाँ पर RSTU इकाई का प्रयोग किया, तो उसे 500 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम ये जो U इकाई जो श्रम की ली है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पूंजी बिल्कुल स्थिर हो गई, यहाँ पर केवल श्रम की इकाई का प्रयोग हो रहा है। अब इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाले दो ऋजु रेखाएं खींचते हैं। इस तरीके से ये तो इसे मानेंगे A और इसे मानेंगे B, और ये हो गई ऋजु रेखाएं। अब इनको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं हम लोग। यदि एक उत्पादक बिंदु Q और बिंदु U, RSTU, और ये बिंदु V और ये हो गया बिंदु W, यदि एक उत्पादक बिंदु Q और बिंदु U पर यदि उत्पादन कार्य करता है या उत्पादन कार्य करने की सोचता है, तो उसे शून्य उत्पादन प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को ही ऋजु रेखाएं स्पर्श कर रही हैं, तो यहाँ पर केवल शून्य उत्पादन ही प्राप्त होगा। और यदि एक उत्पादक इस बिंदु P, ये जो बिंदु P है, और बिंदु V और W, यदि इन पर उत्पादन कार्य करने की सोचता है, तो यहाँ पर उसे ऋणात्मक उत्पादन प्राप्त होगा। यानी इन बिंदुओं पर उत्पादक को हानि उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र ऋजु रेखाओं से बाहर या दूर का क्षेत्र है, यहाँ पर उसे हानि उठानी पड़ेगी। और यदि उत्पादक को अच्छा उत्पादन करना है, लाभ प्राप्त करना है, तो उसे बिंदु S और बिंदु T, इन बिंदुओं पर ही उसे उत्पादन कार्य करना चाहिए, क्योंकि यही उसके लिए लाभकारी है और यही क्षेत्र उत्पादन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो ये होता है ऋजु रेखाएं, और जो ऋजु रेखाओं के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, वही सबसे अच्छा उत्पादन के लिए बताया गया है, जैसा कि इसमें दो बिंदु या दो संयोग S और T को माना गया है।